नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज उस घटनाक्रम को लेकर आप सबसे मैं मुखातिब हुआ हूं जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी। असल में आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक बड़ी हलचल चली आ रही थी जिसकी परिणति आज वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद देश को छोड़ने के रूप में सामने आई। दोपहर होते होते ये खबर आम हुई। 2:30 बजे के आसपास का वो वक्त था जब बंग भवन, वो जगह जो शेख हसीना के आधिकारिक आवास के तौर पर बांग्लादेश में निर्धारित है, देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में से एक, देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानी जाने वाली शेख हसीना जो 15 साल से कुर्सी पर काबिज थीं, उनके लिए हालात ऐसे बन गए कि उनको मुल्क छोड़ देना पड़ा। असल में ये हुआ क्यों? रविवार को अचानक फिर से लोग उग्र हुए, सड़कों पर आए और उनमें से बहुत सारे लोग जान से भी चले गए। सेना को कहा गया कि आप टफ तरीके से सिचुएशन को हैंडल कीजिए, जहां आवश्यक है वहां अगर आपको लगता है तो बल प्रयोग कीजिए, लेकिन सेना ने एक हद के बाद यह कह दिया कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से नहीं निपटेंगे। ये प्रदर्शनकारी कौन है? ये प्रदर्शनकारी असल में एक बड़ा समुदाय है लोगों का। लाखों लाख लोग इस विद्रोह में, विरोध में सामने आ गए और असल में इसकी भूमिका बनी एक छात्र आरक्षण से। सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया था जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश वाली लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उनके परिजनों को पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां थी उसमें 30% के आसपास का आरक्षण दिया जाता था। इस बात को लेकर वहां लोगों में असंतोष था। इस असंतोष को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 5% भी कर दिया था, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि मेरिट के आधार पर चयन होना चाहिए और आरक्षण नहीं होना चाहिए नौकरियों में। शेख हसीना भी इस बात को भांप रही थी कि धीरे धीरे ये मामला बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया और उस लॉन्ग मार्च में कहा जाता है कि 17 करोड़ की कुल आबादी वाले बांग्लादेश के लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर गए और उस जगह के लिए कूच कर दिया गया जो ढाका में मुख्य जगह शाहबाग मानी जाती है। पैदल, साइकिल से, जिसको जो साधन मिला उस तरीके से वो शाहबाग के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर उन जगहों तक भी ये भीड़ पहुंच गई जिसमें शेख हसीना का अपना घर, प्रधानमंत्री निवास भी है, जिसमें वहां के गृह मंत्री असदुज्जमान, उनका अपना धान मंडी का घर भी। और यहां पहुंचकर लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। आपको कुछ वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर से मस्तिष्क में रिकॉल हो गई होंगी जैसी श्रीलंका में जब वहां के राष्ट्रपति के घर में लोग दाखिल हो गए थे। उसके बाद कहीं कोई स्विमिंग पूल में दिखाई दे रहा था, कोई किचन में दिखाई दे रहा था, कोई बेडरूम में दिखाई दे रहा था। उसी तरीके की स्थितियां आज बांग्लादेश में थीं। लोग अंदर दाखिल हो गए प्रधानमंत्री के घर में, उनकी तस्वीरों को जहां पर वो लगी हुई थी वहां से हटाकर अलग किया जाने लगा। लोग, किसी को बकरी हाथ में आई प्रधानमंत्री आवास के भीतर कहीं बंधी हुई, किसी को बतख हाथ में आया, सूवेनियर की तरह कि हम विरोध प्रदर्शन में अंदर तक दाखिल हुए और हमने यहाँ से शेख हसीना को जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ की चीज़ें लोग लेकर अपने साथ जाना चाहते थे। कोई गद्दा, कोई रजाई अपने साथ लेकर निकल गया। वहाँ पर कोई बिस्तर में जुबिलिएशन की मुद्रा में विक्ट्री साइन के साथ दिखाई दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ छात्र असंतोष पनपता जा रहा था। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ इस सब के पीछे है। और यही बात वकारुज्जमान, जो कि वहाँ के आर्मी के मुखिया हैं, उन्होंने जब शेख हसीना के देश छोड़ देने के बाद देश को संबोधित किया तो उनके इस एड्रेस में भी था जिसमें उन्होंने आईएसआई को इस सब के लिए जिम्मेदार माना है। कहा यह भी जाता है कि वहां पर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है बांग्लादेश के भीतर, वो ऐसी जमात को वहां पर बढ़ावा दे रहा था जो प्रो पाकिस्तानी है और एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट के हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से विरोध को और असंतोष को भड़काने और ज़्यादा उभारने का काम इन ताकतों की तरफ से किया जा रहा था। इन ताकतों के साथ शामिल हो गई थी वहाँ की विपक्षी पार्टियां भी, जिसमें बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख है खालिदा जिया की, उन्होंने भी इसको भड़काया और एक तरीके से स्थितियां और तस्वीर ऐसी बनती गई कि शेख हसीना की पकड़ वहां की सरकार में धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया, बढ़ गया कि उनको अपनी जान की सलामती के लिए भारत का रुख करना पड़ा। बताया जाता है कि वहां से एक चॉपर के जरिए, अपने ही निवास में एक चॉपर के जरिए वो पहले भारत में दाखिल हुई और वहां से एक फ्लाइट के जरिए वो दिल्ली पहुंच रही हैं और यहां उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाएगा। अब ये पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है? पॉलिटिकल असाइलम मतलब राजनीतिक शरण। जब आपको अपने ही देश से किसी तरीके का खतरा महसूस होता है
तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से उसका आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप किसी दूसरे देश को जिसको आप सुरक्षित समझते हो उससे आप पनाह मांग सकते हो, लेकिन आपको अपनी स्थितियों का हवाला देना होता है। आपको आपकी जान पर, आपके सम्मान पर, मान पर वाकई संकट होना चाहिए और फिर वो देश जिससे आप ये मांग कर रहे हैं उसको इसके लिए रजामंद होना चाहिए। शेख हसीना भारत आती हैं, भारत उनको स्टे देता है या असाइलम देता है, यहाँ से वो ब्रिटेन जाती हैं या अमेरिका जाती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि धीरे धीरे खदबदाता ये जो उनके खिलाफ गुस्सा था बांग्लादेश में, ये इस कदर बढ़ गया। और इसके बावजूद है कि बांग्लादेश इस धरती में उन देशों में शुमार है जो बहुत तेज़ी के साथ अपनी आर्थिक गति को बढ़ा रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था की गति को मजबूती दे रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ की 17 करोड़ की आबादी में से करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर रोजगार की, जॉब की तलाश में थे और उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे। और ऐसे में ये आरक्षण जैसी बात भी सामने आई। वैसे भी वहाँ पर कई तबके ऐसे थे जो शेख हसीना के डिस्पेंसेशन को उनको नहीं चाहते थे कि वो सरकार पर बने रहें, लेकिन उसके बावजूद शेख हसीना फिर से जब चुनाव में उन्होंने वापसी कर ली थी तो ये बात वहाँ के लोगों के एक तबके के असंतोष को बढ़ाने वाला था। उसके साथ उनको वहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन और कहा जाता है ISI का हाथ भी था उनको भड़काने में, बरगलाने में और धीरे धीरे इस गुस्से को जो सिमर कर रहा था उसको इस कदर बढ़ा देने में कि लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने सड़कों का रुख कर लिया। लाखों लोग सड़कों पर आ गए, सैकड़ों जानें चली गईं। 300 के आसपास बीते 1.5 महीने में लोग वहाँ पर मारे गए हैं और स्थितियाँ, शेख हसीना को ये लग रहा था कि शायद वो काबू कर लेंगी। उनके बेटे हैं, उनके बेटे का नाम साजिद जॉय है जो कि अमेरिका में रहते हैं और वहाँ से वो यहाँ पर इस सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई कंसल्टेंसी भी देते थे। और उनका कहना ये था कि अगर यहाँ से ये चुनी हुई सरकार इस तरीके से पदच्युत होती है, इसको अगर हटाया जाता है तो फिर बांग्लादेश पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुँच जाएगा। आज तक जितना भी विकास और प्रगति हमने की है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा और बांग्लादेश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होने वाला है? वो पाकिस्तान जो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा है लेकिन दूसरी तमाम जगहों पर चीज़ों को अव्यवस्थित करने, डीरेल करने की कोशिश में लगा रहता है, क्या उस पाकिस्तान को एक बड़ा मौका मिल गया और वो अपनी चाल में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है क्या? या बांग्लादेश, वहाँ की आर्मी ने जैसा कहा, आपको मालूम है कि वहाँ वकारुज्जमान जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि स्थितियाँ अब धीरे धीरे सुधर जाएंगी, हम एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और ये एंटरिम गवर्नमेंट जनता के मन को ख्याल में रखते हुए अपना काम करेगी। तो क्या ऐसी सरकार वाकई वहाँ वजूद में आ जाएगी और वो ऐसे काम करने लगेगी कि अर्थव्यवस्था भी पटरी से नहीं उतरे, वहाँ लोगों को जॉब और अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगें और जो स्थितियाँ बनी चली आ रही थी वो शांत हो जाएं? क्या ऐसा होगा या असल में इन तमाम बातों का हवाला देकर वहाँ अराजकता वाली स्थिति निर्मित कर दी गई है और अब शेख हसीना के उस जगह से, पिक्चर से हट जाने के बाद स्थितियाँ और बुरी होने की तरफ आगे बढ़ जाएंगी? क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। इसीलिए श्रीलंका भी हमारे लिए चिंता का विषय था तब जब हमने देखा था प्रेसिडेंट हाउस में लोगों को अंदर घुस जाते हुए, अराजकता की स्थिति का वहाँ निर्माण होते हुए, क्योंकि ये एक नेबर होने की हैसियत से हमारे लिए भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं। और बांग्लादेश में जब ये हो रहा है तो हमारे लिए निश्चित रूप से चिंता का कारण है क्योंकि हम पहले ही चाइना की तरफ से और इधर पाकिस्तान की तरफ से एक, आप जानते हैं कि युद्ध वाली स्थिति में हमेशा ही रहते हैं। वैसे में इधर बांग्लादेश की तरफ से चुनौतियां क्या आने वाले दिनों में और बढ़ जाएंगी क्योंकि आप ये जानते हैं कि शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता है, उनको इंडियन सेंटिमेंट्स के लिए जाना जाता है और इसीलिए वो जब वहाँ से निकली तो उनको इंडिया का रुख करते हुए भी हमने देखा। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? बांग्लादेश स्थिरता की तरफ जाएगा या बांग्लादेश और अस्थिर होगा? और अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान के लिए ये स्थितियां कैसी होने वाली हैं? ये तमाम बातें हैं, इन पर हमारी निगाहें हैं, आपको वक्त वक्त पर अपडेट देते रहेंगे। कुल मिलाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कैसी लगी? कोई और इन्फॉर्मेशन जो इसके संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।